एक ऐसे परिदृश्य के बारे में सोचिए जो काफी दिलचस्प भी है और विचलित करने वाला भी है। बताइए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिन भर कड़ी धूप में अपने खेत में काम करता है और फिर घर लौटता है। वो अपने घर के आंगन में आराम से बैठा है और उसने सिर्फ एक लुंगी और कुर्ता पहना हुआ है। हाँ, जाहिर है दिन खत्म हो गया है तो ये आराम करने का ही समय है। बिल्कुल, लेकिन तभी अचानक वहां पुलिस आ धमकती है। कोई वारंट नहीं होता, कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया जाता। अरे हाँ, और उस व्यक्ति को उसी हालत में, उसी लुंगी और कुर्ते में उसके परिवार के सामने घसीटते हुए थाने ले जाया जाता है और अगले 24 घंटे के लिए उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। बाप रे, ये सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एकदम जमीनी और वास्तविक घटना है जो दिखाती है कि सत्ता का असीमित अहंकार क्या कर सकता है। जब ऐसी कोई घटना आकार लेती है ना, तो मामला सिर्फ उस इंसान के शारीरिक रूप से कैद होने तक सीमित नहीं रहता। हाँ, इसका असर तो बहुत व्यापक होता होगा। सही कहा आपने। ये सीधे तौर पर इंसान की गरिमा, उसके आत्मसम्मान और सबसे बढ़कर जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का मूल ढांचा है, उस पर एक बहुत गहरा प्रहार है। सोचिए, जब कानून के रक्षक ही बिना किसी कानूनी आधार के सत्ता का ऐसा नग्न प्रदर्शन करते हैं, तो पूरे समाज में खौफ पैदा होता है, जिसे हम चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। लोग उस व्यवस्था से ही डरने लगते हैं जिसे उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय इसी खौफ, सत्ता के दुरुपयोग और एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, हमारे पास आज विश्लेषण के लिए जो स्रोत है ना, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक बेहद महत्वपूर्ण, ताज़ा और ऐतिहासिक अदालती फैसला है। ये है रिट याचिका संख्या 3807 ऑफ 2023, मातंबर मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये बहुत ही अहम मामला है। हाँ, और इसका निर्णय 29 मई 2026 को सुनाया गया है। तो इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मिशन ये गहराई से समझना है कि कैसे एक साधारण सा घरेलू विवाद रातों रात एक असंवैधानिक पुलिस हिरासत का रूप ले सकता है। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि इसके पीछे की जो व्यवस्था है, जो मैकेनिज्म है, उसे समझेंगे। न्यायपालिका पुलिस की ऐसी ज्यादतियों को किस नजरिए से देखती है, ये भी जानेंगे। हाँ, और साथ ही भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, वो किसी भी व्यक्ति की रक्षा के लिए कितना शक्तिशाली हथियार साबित हो सकता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। कानूनी बारीकियों, पब्लिक लॉ और अदालत के आदेशों के भारी भरकम पन्नों में गोता लगाने से पहले जमीनी स्तर की वास्तविकता को समझना जरूरी है। एकदम सही। तो उस दिन 26 नवंबर 2022 को प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील के सिद्धवार गांव में आखिर ऐसा क्या घटित हुआ जिसने सीधे हाईकोर्ट को इतना सख्त और अभूतपूर्व कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? तो मैं आपको बताता हूं। इस पूरी घटना के केंद्र में है याचिकाकर्ता मातंबर मिश्रा। 26 नवंबर 2022 की दोपहर करीब 3 बजे का समय था। मातंबर मिश्रा अपने धान की फसल की देखभाल करके बस अपने घर लौटे ही थे। तो वो घर पर ही थे। हाँ, स्रोत के दस्तावेज बताते हैं कि तभी पुलिस चौकी बरौत के तत्कालीन प्रभारी सब इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश दुबे वहां अचानक आ धमकते हैं। अच्छा। बिना कोई पूर्व सूचना दिए, बिना कोई कारण या वारंट दिखाए, दुबे ने मातंबर मिश्रा को उनके घर से घसीटकर बाहर निकाला। ये हिस्सा ना स्रोत में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है कि उन्हें कपड़े तक बदलने का मौका नहीं दिया गया। बिल्कुल। मतलब एक इंसान को उसके अपने पड़ोसियों और परिवार के सामने सिर्फ लुंगी और कुर्ते में घसीटना महज गिरफ्तारी तो नहीं है, ये सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित करने और पुलिस का खौफ बिठाने की एक सोची समझी रणनीति लगती है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और इसके बाद मातंबर मिश्रा को पहले बरौत पुलिस चौकी ले जाया गया और फिर वहां से हांडिया पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद कर दिया गया पूरे 24 घंटे के लिए, 26 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2022 तक। बाप रे। और रास्ते में जब मातंबर मिश्रा ने बार बार सब इंस्पेक्टर दुबे से पूछा कि आखिर उन्हें किस जुर्म में ले जाया जा रहा है, तो जवाब में उन्हें केवल गालियां दी गई। बात सिर्फ गालियों तक नहीं रुकी। अच्छा, और क्या हुआ? हिरासत के दौरान दुबे ने मिश्रा को छोड़ने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की भी मांग की। अरे।
और शायद यही वो बिंदु था जहां परिवार ने हार नहीं मानी। हाँ, श्रुति स्पष्ट करता है कि मिश्रा के छोटे भाई और एक वकील राहुल मिश्रा ने उन्हें छुड़ाने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन हर बार उनके सामने वही 20,000 रुपए की मांग रख दी गई। बिल्कुल, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन एक मिनट के लिए पुलिस के नजरिए से भी सोचें, अगर वो किसी शिकायत को हल्के में लेते और बाद में कुछ गंभीर हो जाता तो उन पर लापरवाही का आरोप लगता। तो क्या मातंबर मिश्रा पर कोई हत्या, दंगा या किसी और संगीन जुर्म का आरोप था जिससे पुलिस को लगा कि उन्हें तुरंत हिरासत में लेना जरूरी है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि कोई संगीन अपराध था ही नहीं। सच में? हाँ, पूरे घटनाक्रम की जड़ में महज एक साधारण सा घरेलू विवाद था। घरेलू विवाद, बिल्कुल। ये शिकायत मातंबर मिश्रा के भाई की बहू, जिसका नाम रितिका है, उसने की थी। ये महज पारिवारिक मनमुटाव या घरेलू कलह का मामला था। और जहां तक पुलिस के तुरंत कार्रवाई करने के तर्क का सवाल है, कानूनी प्रक्रिया को समझना जरूरी है यहां पर। हाँ, वो कैसे काम करती हैं? देखिए, अपराध दो तरह के होते हैं, संज्ञेय जिसे हम कॉग्निजेबल कहते हैं, और असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल। इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझाएं। दोनों में जमीनी स्तर पर क्या अंतर है? तो संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनकी गंभीरता बहुत ज्यादा होती है, जैसे हत्या, बलात्कार या डकैती। ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है ताकि अपराधी भाग न जाए या सबूत न मिटा दे। ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन एक साधारण घरेलू विवाद असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई घरेलू हिंसा का मामला है तो पुलिस के पास बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के सीधे घर में घुसकर किसी को लॉकअप में डालने का अधिकार नहीं है। अच्छा, तो फिर सही तरीका क्या था? सही कानूनी रास्ता ये है कि शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के पास जाए और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राहत मांगे। मतलब इसका सीधा अर्थ ये है कि पुलिस की ये पूरी कार्रवाई पहले ही कदम से पूरी तरह गैरकानूनी थी। बिल्कुल गैरकानूनी थी। लेकिन कागजों पर तो पुलिस ये नहीं लिखेगी ना कि हमने एक आदमी को बिना किसी कानूनी अधिकार के उठा लिया क्योंकि हमें अपनी ताकत दिखानी थी। तो उन्होंने इस 24 घंटे की हिरासत को आधिकारिक फाइलों में कैसे छिपाया? और यहीं से सिस्टम की वो मशीनरी काम करना शुरू करती है जिसे हम लीपापोती या कवर अप कहते हैं। जब 26 से 27 नवंबर तक ये अवैध हिरासत हो गई और पुलिस को समझ आया कि उन्होंने बिना किसी संज्ञेय अपराध के एक व्यक्ति को 24 घंटे तक बंद रखा है, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में हेरफेर करनी शुरू कर दी। वो रिकॉर्ड जिसे क्या कहते हैं? जनरल डायरी कहते हैं। हाँ, जनरल डायरी या जीडी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि 26 नवंबर को कोई गिरफ्तारी हुई ही नहीं थी। अरे, लेकिन यहाँ तो उस गांव के एक व्यक्ति की गवाही ने पुलिस के पूरे टाइमलाइन को ही ध्वस्त कर दिया था ना? बिल्कुल। स्रोत में जिक्र है कि देवीशंकर मिश्रा नाम का एक स्थानीय व्यक्ति 26 नवंबर की रात 9 बजे लॉकअप में मातंबर मिश्रा से मिलने गया था और उन्हें घर का बना खाना भी खिलाया था। हाँ, और ये एक बेहद मारक सबूत साबित हुआ। पुलिस अक्सर इस बात से इनकार कर देती है कि कोई व्यक्ति उनकी हिरासत में था। वे कागजों पर गिरफ्तारी का समय और दिन बदल देते हैं, लेकिन जब कोई स्वतंत्र गवाह अदालत में हलफनामा देता है कि उसने रात 9 बजे पुलिस थाने के अंदर उस व्यक्ति को खाना खिलाया, हाँ, तो ये पुलिस की मनगढ़ंत कहानी को गणितीय और तार्किक रूप से पूरी तरह से तोड़ देता है। आप ये दावा नहीं कर सकते कि व्यक्ति थाने में था ही नहीं। सही बात है। तो इस झूठ के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने किस कानूनी धारा का सहारा लिया? क्योंकि उन्हें फाइलों का पेट तो भरना ही था। तो पुलिस ने इस पूरी घटना को सही ठहराने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा। और ये कार्यवाही 29 नवंबर को दिखाई गई, यानी अवैध हिरासत के 2 दिन बाद। अरे वाह! हाँ, ये दिखाने की कोशिश की गई कि पुलिस तो बस शांति व्यवस्था बनाए रखने का अपना कानूनी दायित्व निभा रही थी। एक मिनट, घरेलू विवाद में धारा 107 और 116। हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे किसी के घर में बल्ब फ्यूज हो जाने पर म्यूनिसिपैलिटी पूरे शहर की बिजली काट दे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मतलब ये पूरी तरह से गलत औजार है। धारा 107 तो पूरे समाज की शांति बचाने का टूल है, पति पत्नी या सास ससुर का झगड़ा सुलझाने का नहीं। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। सीआरपीसी के अध्याय 8 में मौजूद धारा 107 और 116 का इतिहास और उद्देश्य समझना जरूरी है यहाँ पर। इन धाराओं का निर्माण ब्रिटिश काल में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए किया गया था,
जिसे हम पब्लिक ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। अच्छा। अगर पुलिस को अंदेशा है कि दो गुटों में दंगा होने वाला है, कोई बड़ा बवाल हो सकता है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है, तब एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जरिए इन धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़े मामलों के लिए। हाँ, ये व्यक्तिगत या पारिवारिक झगड़ों के लिए कभी नहीं बनी थी। तो फिर पुलिस इस धारा का इतना बेजा इस्तेमाल क्यों करती है? क्योंकि ये पुलिस के लिए सबसे आसान बचाव का रास्ता है। इसे अक्सर प्रिवेंटिव एक्शन कहकर सही ठहराने की कोशिश की जाती है। अदालत में एसआई दुबे ने अपने हलफनामे में जो दावा किया ना, वो उनकी इस मनमानी को और भी हास्यास्पद बना देता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पुलिस ने किसी को घर से नहीं घसीटा। उनके मुताबिक मातंबर मिश्रा और उनकी बहू रितिका 26 नवंबर को खुद ब खुद पुलिस चौकी चलकर आए। अच्छा। हाँ, और उन्होंने आपस में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की और बिना किसी दबाव के एक आपसी समझौता कर लिया। उनका दावा था कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। मतलब एक महिला घरेलू विवाद की शिकायत करती है और जिस ससुर पर आरोप है वो खुशी खुशी थाने पहुंच जाता है और दोनों शांति से समझौता कर लेते हैं। वही तो। ये दावा तो किसी की भी बुद्धि का अपमान करने जैसा है। हाईकोर्ट ने इस बेतुके हलफनामे पर क्या कहा? हाईकोर्ट ने इस दावे की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। अदालत ने बहुत ही तीखी और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि एसआई दुबे कोई आध्यात्मिक गुरु या पंचपरमेश्वर नहीं थे, कि याचिकाकर्ता और उसकी बहू खुशी खुशी उनके पास जीवन के मार्गदर्शन के लिए चले आएंगे। आध्यात्मिक गुरु? अदालत का ये तंज बहुत गहरा है और ये सिस्टम के अहंकार पर सीधा वार करता है। बिल्कुल, और सिर्फ तंज ही नहीं, अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस की सत्ता का खौफ इतना गहरा होता है कि कोई भी आम नागरिक स्वेच्छा से बिना बुलाए थाने नहीं जाता। जिसके खिलाफ शिकायत हुई हो वो खुद अपनी मर्जी से पुलिस चौकी में जाकर बैठ जाए। बिल्कुल। इसके अलावा अदालत ने इस गलत धारा के इस्तेमाल पर बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले का भी विस्तार से हवाला दिया जी। वो था फैयाज शमशुद्दीन अत्तार का मामला। और उस मामले का मुख्य निष्कर्ष क्या था जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिशा दिखाई? उस फैसले में ये स्थापित किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 107 और 116 का इस्तेमाल पारिवारिक या वैवाहिक विवादों में शांति बनाए रखने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यह धारा समाज की व्यापक शांति के लिए है, न कि घर की चार दीवारी के भीतर की शांति के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे सिस्टम अपनी ही गलतियों और अवैध हिरासत को छिपाने के लिए कानून की उन खामियों का फायदा उठाता है जिनके बारे में आम नागरिक को कुछ पता ही नहीं होता। एकदम सही कह रही हैं आप। लेकिन अब जब ये साबित हो गया कि पुलिस ने अपनी शक्तियों का भयंकर दुरुपयोग किया, गवाहों के जरिए हिरासत भी साबित हो गई और वो कवर अप भी पकड़ा गया, तो अदालत इस अन्याय को सुधारती कैसे है? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है या एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। और यही बात इस मामले को इतना खास बनाती है। अच्छा? स्रोत के अनुसार जिस इंसान के साथ ये हुआ, उन्होंने शुरुआत में यही मांग की थी कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे सिर्फ एक प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं माना। तो क्या माना? अदालत ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे क्रूर और घोर उल्लंघन माना। अनुच्छेद 21 की शक्ति तो बहुत व्यापक है, लेकिन एक आम नागरिक के लिए इसका जमीनी मतलब क्या है? इसके मतलब है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना राज्य या पुलिस किसी भी व्यक्ति की आजादी को एक पल के लिए भी नहीं छीन सकती। ये सिर्फ एक किताब में लिखा नियम नहीं है, ये वो ढाल है जो राज्य को तानाशाही रवैया अपनाने से रोकती है। अदालत ने महसूस किया कि सिर्फ एक विभागीय जांच या अधिकारी का तबादला वो न्याय नहीं है जो एक नागरिक को उसकी स्वतंत्रता छीन जाने पर मिलना चाहिए। तो फिर न्याय का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए इस मामले में? अदालत ने कौन सा रास्ता अपनाया? अदालत ने सीधे आर्थिक जवाबदेही का रास्ता अपनाया। आर्थिक जवाबदेही? हाँ, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के पंकज कुमार शर्मा मामले का जिक्र किया, जहां एक व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के महज आधे घंटे के लिए लॉकअप में रखा गया था। सिर्फ आधे घंटे के लिए? हाँ, और उस मामले में अदालत ने उस आधे घंटे की अवैध हिरासत के लिए पुलिस अधिकारियों के वेतन से 50,000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया था। बाप रे, सिर्फ आधे घंटे के लिए 50,000 रुपए? ये रकम तो बहुत बड़ी है। रकम बड़ी इसलिए है ना क्योंकि बात समय की लंबाई की नहीं है। हाँ, ये भी है। बात उस गरिमा और स्वतंत्रता के छिनने की है जो एक बार जाने के बाद वापस नहीं आती। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे ऐतिहासिक मामलों का भी विस्तार से हवाला दिया। कौन से मामले? डीके बसु और नीलावती बेहरा मामले। इन दो मामलों ने भारतीय कानूनी इतिहास की दिशा ही बदल दी थी।
कानूनी इतिहास की दिशा बदलना, ये एक बहुत बड़ा दावा है। इन मामलों के पीछे का तंत्र या मैकेनिज्म क्या था, जिसे समझना जरूरी है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। डीके बसु मामला 1990 के दशक में भारत में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और यातनाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज था। अच्छा। उससे पहले एक सिद्धांत चलता था जिसे सॉवरन इम्यूनिटी कहते हैं। सॉवरन इम्यूनिटी यानी राज्य या सरकार की संप्रभुता से जुड़ी कोई छूट? बिल्कुल सटीक। ब्रिटिश काल से चला आ रहा ये सिद्धांत कहता था कि राजा कभी गलती नहीं करता। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ओहो। इसका मतलब था कि अगर राज्य के किसी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी से कोई गलती होती है तो उसके लिए राज्य को हर्जाना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। तो फिर पीड़ित क्या करता था? पीड़ित को सिविल कोर्ट में एक साधारण दीवानी मुकदमा लड़ना पड़ता था जिसमें दशकों लग जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु और नीलावती बेहरा मामलों में इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। और ये खारिज करना किस आधार पर हुआ? ये पब्लिक लॉ या सार्वजनिक कानून के तहत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बात सीधे संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की हो, जैसे अनुच्छेद 21, तो पीड़ित को सालों तक सिविल कोर्ट के धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, संवैधानिक अदालतें यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप कर सकती हैं और राज्य को पीड़ित को आर्थिक हर्जाना या कंपनसेशन देने का आदेश दे सकती हैं। बिल्कुल। ये राज्य की सख्त जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें और अगर वो विफल रहता है तो उसे कीमत चुकानी होगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हथियार है आम जनता के हाथ में। तो इस विशिष्ट मामले में जहां मातंबर मिश्रा को 24 घंटे अवैध रूप से रखा गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पब्लिक लॉ का उपयोग करते हुए क्या ठोस आदेश दिया? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिया कि वो मातंबर मिश्रा को उनकी 24 घंटे की अवैध हिरासत और मानसिक प्रताड़ना के लिए 25,000 रुपए का तदर्थ हर्जाना दे। अच्छा। और इसके अलावा इस पूरी कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए 10,000 रुपए मुकदमे के खर्च के रूप में भी चुकाने का आदेश दिया गया। आपने तदर्थ हर्जाना या एडहॉक शब्द का इस्तेमाल किया, इसका क्या अर्थ है? क्या ये अंतिम राशि है जो मातंबर मिश्रा को मिलेगी? नहीं, यही इस कानूनी व्यवस्था की खूबसूरती है। तदर्थ हर्जाना का मतलब है कि ये त्वरित या तात्कालिक राहत है जो संवैधानिक अदालत ने सीधे तौर पर दी है। मतलब आगे भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मातंबर मिश्रा आगे कोई कानूनी कदम नहीं उठा सकते। ये आदेश उन्हें भविष्य में सक्षम सिविल अदालत में जाकर उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ मानहानि या अतिरिक्त हर्जाने का पूर्ण मुकदमा दायर करने से नहीं रोकता है। ये बस वो मरहम है जो हाईकोर्ट ने तुरंत लगाया है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? अगर ये पैसा राज्य सरकार दे रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि टैक्स पेयर्स का पैसा, यानी हम सबकी गाड़ी कमाई का पैसा, एक दोषी पुलिस अधिकारी के अहंकार और गलती की भरपाई के लिए जा रहा है। इसमें उस अधिकारी का क्या व्यक्तिगत नुकसान हुआ? वो तो अपनी नौकरी आराम से करता रहेगा। और यही वो बिंदु है जहां ये फैसला एक साधारण आदेश से आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक नजीर बन जाता है। अच्छा, अदालत ने कुछ अलग किया? हाँ, अदालत इस विरोधाभास को अच्छी तरह समझती थी। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को ये छूट और अधिकार दिया है कि वो ये पूरी रकम यानी हर्जाने के 25,000 रुपए और कानूनी खर्च के 10,000 रुपए, कुल 35,000 रुपए सीधे एसआई सूर्य प्रकाश दुबे के वेतन या उनके किसी भी व्यक्तिगत फंड से वसूल करे।